Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 10 acids, bases and salts. In the previous lecture we have discussed the general properties of acids and bases. Today I have 17th lecture with you and the topic is pH scale, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 32 पे है. तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल को और हम देखेंगे पीएच स्केल क्या है, ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और इसका जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच स्केल क्या है. तो स्टूडेंट, पीएच स्केल हमारे पास एक ऐसा स्केल है जो किसी एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. आपको पता है कि डिफरेंट स्केल्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं. तो इसी तरह से हमारे पास पीएच स्केल है जो कि किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये स्केल जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये स्केल जो है ये रेंज होता है 0 से 14 तक. यानी कि इसमें जो रेंज है वो आ जाएगी हमारे पास 0 से 14 तक इसकी वैल्यू होती है. अगर हमारे पास 0 वैल्यू है तो ये यहाँ पर सॉल्यूशन जो है ये हाईली एसिडिक होगा. इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं 3 से 6 तक तो यहाँ पर स्लाइटली एसिडिक होगा. और अगर वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 होगी तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. और इसी तरह हमारे पास अगर वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होती जाएगी तो ये सॉल्यूशन जो है ये बेसिक होगा. यानी कि इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है कि हमारे पास एक स्केल है, इसके ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो इसी तरह अगर उसकी वैल्यू जो है वो 0 से 6 तक आती है, 7 से कम आती है तो वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा एसिडिक. और अगर 7 से अबव जो है वो आती है 14 तक तो वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा बेसिक सॉल्यूशन. और अगर हमारे पास वैल्यू आती है 7 तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा. तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन जो कि पीएच स्केल के बारे में था. अब हम डिस्कस करेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है वो है पीएच एंड पीओएच. अब पीएच और पीओएच क्या है, अगर हम बात करें इसकी पीएच और पीओएच की तो एक हमारे पास डैनिश केमिस्ट था सोरेनसन, इसने जो है वो 1909 में पीएच और पीओएच को फाइंड आउट किया था. अब हमारे पास आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पी जो है ये स्मॉल है, एच के फर्स्ट पे जो पी आता है और यहाँ पर ओ एच के फर्स्ट पे जो पी आता है ये स्मॉल होता है. अब इस स्मॉल पी का मतलब क्या है, ये एक जर्मन वर्ड पोटेंस जो है वहाँ से लिया गया है और पोटेंस का मतलब होता है पावर या कंसंट्रेशन. तो इट्स मीन कि हमारे पास जो पी यूज़ होता है पीएच और पीओएच में ये हमारे पास पावर या कंसंट्रेशन होती है किसी चीज़ की. तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर के स्टार्ट पे बात की थी अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और हमने देखा था कि अगर हम किसी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो वो अगर हमें देगा एच पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन वो देगा तो वो एसिड होगा. और अगर वो हमें देगा हाइड्रोक्सल आयंस तो वो होगा बेसिक. यानी कि हमारे पास अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ जो वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो एसिडिक है और वो जो हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है वो बेस है. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग पीएच और पीओएच को डिफ़ाइन करना चाहें तो फिर क्या होगा, पीएच मैंने बात की ये पावर या कंसंट्रेशन होती है और एच जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और ओएच जो है ये हाइड्रोक्सल आयन है. तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि कंसंट्रेशन, यहाँ पर हमने कहा पी तो पीएच हमारे पास क्या है, पी जो है ये कंसंट्रेशन है किसकी, हाइड्रोजन आयन की. और पीओएच क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है पी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन की. यानी कि पीएच है हमारे पास कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की, पीओएच जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्सल आयन की. इट्स मीन के पीएच और पीओएच जो है ये यूज़ किए जाते हैं मेजर करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिडिटी को. यहाँ पर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसको एक्सप्लेन किया. किसको एक्सप्लेन हमने किया, पीएच और पीओएच को. और हमने देखा कि पीएच हमारे पास क्या है, पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, पीओएच जो है वो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है. और ये हमने देखा कि हमने इसका नेम जो है इसको क्यों दिया है.
तो नेक्स्ट हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ कि हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि हमें पता कैसे चलता है, हमें पता तभी चलेगा जब इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, और वो वैल्यू अगर जो है वो 7 होगी तो वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से जो है वो कम होगी तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। और स्केल जो है वो हमारे पास रन करता है 0 to 14। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो प्योर वाटर होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि इसको आयनाइज जो है ये वेरी स्लाइटली जो है वो आयनाइज होता है, यानी कि आयंस में चेंज जो है वो बहुत कम होता है। तो जो हमारे पास वाटर है इसकी होती है फिर ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। अब ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन कब होती है, रूम टेम्परेचर पे होती है, जब रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे पास जो वाटर है उसकी सेल्फ आयनाइजेशन हो जाती है। और सेल्फ आयनाइजेशन के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने एक शो किया है, हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है कि हमारे पास जो वाटर है उसकी आयनाइजेशन हुई है वो आइंस में चेंज हो गया है। आपको पता है कि जब वाटर की आयनाइजेशन होगी ये आइंस में चेंज हो जाएगा। कौन से आइंस में चेंज होगा, ये हमारे पास चेंज होगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आइंस में। अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए जो है वो केसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे। हमने बात की थी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर की फॉर्म में, और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो लिखते हैं हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में। इस तरह से हम इसका केसी जो है वो लिखते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा है इसका केसी जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस की है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन वाटर की है। तो ये हमने लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है हमने इसका केसी लिखा है। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कि जो हमारे पास वाटर है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट को हम जो है वो इस साइड पे कर लेते हैं, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो वाटर जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा, केसी वाटर की मोलर कंसंट्रेशन, और हमारे पास यहाँ ये किसके इक्वल आ जाएगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस की मोलर कंसंट्रेशन के। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास केसी है, और केसी और ये कांस्टेंट दोनों को मिला के हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आता है जो कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है वाटर का, जिसको हम KW लिखते हैं, यानी कि कांस्टेंट ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर केसी की और वाटर की जगह पर हम लिख देंगे KW, यानी कि कांस्टेंट हम वाटर के लिए लिख रहे हैं। फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन के। और अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है 1.0 × 10⁻⁴, और ये होती है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1.0 × 10⁻⁴। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो माइनस में है, माइनस जो है वो साइन नेगेटिव साइन जो है वो छोटी वैल्यू है। और अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हमारे पास ये 14 जो है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें पॉजिटिव फॉर्म में तो 1 हमारे पास आ जाता है 10⁻14, और इसका मतलब ये है कि 14 में से 1 जो मॉलिक्यूल है वो आयनाइज हो रहा है, यानी कि ओनली 14 में से ओनली 1 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयन की है और हाइड्रोक्सल आयंस की है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है वो इक्वल है हाइड्रोक्सल आयंस के, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल जो है वो उसकी आयनाइजेशन हो रही है, तो हमारे पास जो है वो फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस जो है वो इक्वल हो गए हैं, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं फिर कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन था, यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन है। अब इस हाइड्रोजन को यूँ रहने दें और इस हाइड्रोक्सल आयंस की जगह भी हम हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो है वो इक्वल है। तो अगर हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह पे भी हमने हाइड्रोजन लिख दिया, फिर इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर, और इसकी वैल्यू हमने देखा कि होती है 1.0 × 10⁻⁴।
और अगर हम इसका स्केयर लिख देते हैं तो इसकी जो है वैल्यू कुछ यूँ हो जाती है और ये आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्केयर, और हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आया है स्केयर। इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस साइड पे जो है वो स्केयर रूट ले लेते हैं, और स्केयर रूट जो है इस साइड पे भी लेंगे तो हमारे पास ये जो स्केयर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास फिर वैल्यू आती है हाइड्रोजन आयन की, हमने इसका जो है वो स्केयर रूट लिया हुआ है, और स्केयर रूट को जो है वो हम रिजोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ये आती है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है वो आती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब हमारे पास ये जो माइनस साइन है ये शो करता है कि ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू जो है अगर एक्सपोनेंट की होगी तो ये हमारे पास वेरी स्मॉल वैल्यू होगी, और ये स्मॉल फिगर्स को जो है वो डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं इन फिगर्स को पॉजिटिव फिगर में, और न्यूमेरिकल सिस्टम को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल सिस्टम लेके आना है जो कि लोगैरिथम सिस्टम है। लोगैरिथम में हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो लोग ले लेते हैं इसका, तो इसकी हम वैल्यू जो है वो कुछ यूँ लिख देते हैं कि हमारे पास जो है वो pH जो है वो हमारे पास, हम pH को फाइंड आउट कर रहे हैं तो pH जो है वो हमारे पास है माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि इसका जो है वो हमने log ले लिया है। हमारे पास वैल्यू आएगी pH इज इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और अगर हाइड्रोजन आयन की हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ गई वैल्यू ये। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू का लोग लेंगे, इस वैल्यू का जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। इट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू आई है pH की वो है 7। इसी तरह अगर हम pOH की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो pH हमारे पास जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्सल आयन की, तो इसका भी हम लोग लेते हैं तो हमारे पास माइनस लोग हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोक्सल आयंस की हम वैल्यू पुट करेंगे वो भी हमारे पास आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, क्योंकि हमने देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस जो है वो इक्वल है, इसलिए इसकी भी वैल्यू जो है वो यही है। इसको हम रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आएगी, यानी कि लोगारिथम लेंगे अगर इस वैल्यू का तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 7 आएगी। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि pH की वैल्यू भी हमारे पास 7 है और pOH की वैल्यू जो है वो भी 7 है। और अगर हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि वैल्यू pH और pOH को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के नतीजे में हमारे पास इसका जब सम लेंगे तो 7 वैल्यू हमारे पास pH की है, 7 जो है वो pOH की है, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी 14, यानी कि 14 हमारे पास वैल्यू जो है वो pH और pOH की 14 0 to 14 होती है। तो ये शो करता है कि हमारे पास जो वैल्यू है जो स्केल है वो रन करता है 0 to 14, और इसके मुताबिक हमारे पास जो pH और pOH आती है वाटर की वो हमने देखी है। और अगर 7 होगी तो 7 का मतलब है कि ये न्यूट्रल थे, और अगर हमने इसको कंबाइन किया तो टोटल वैल्यू हमारे पास आई है 14। और हमने देखा कि हमारे पास जो स्केल है वो 0 to 14 होता है। इसकी हमने एसिडिटी और बेसिसिटी की बात की कि pH 7 होगी तो वो हमारे पास न्यूट्रल होगा, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा, और अगर इससे कम होगी तो वो एसिडिक होगा, और 7 जो है वो न्यूट्रल समझी जाती है। तो इसी तरह हमने जो है वो एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर जो कि डिस्कस की गई है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो pH स्केल होता है वो लोगैरिथमिक स्केल होता है, और अगर हम देखें कि हमारे पास किसी सॉल्यूशन की pH जो थी वो 1 थी और दूसरे सॉल्यूशन की जो है वो pH क्या है 2, तो जिसकी 1 है वो 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन रखता है हाइड्रोजन आयन की pH 2 के सॉल्यूशन की निस्बत। और अगर एक हमारे पास सॉल्यूशन 3 भी है तो pH 2 जो होगी हमारे पास वो 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रखेगा pH 3 सॉल्यूशन की निस्बत, और इसी तरह जो है वो आगे चलेगा। तो अगर हम देखें कि लो pH जो वैल्यू होती है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर हमारे पास pH वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हम कहना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह अगर हम देखेंगे pH जो न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो हमने कंक्लूजन निकाला वो 7 होती है, एसिडिक जो होता है उसकी लेस देन 7 होती है, बेसिक सॉल्यूशन की जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है, और pH और pOH की वैल्यू जो है वो रेंज होती है 0 to 14।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम कुछ यूजेस भी देख लेते हैं कि जो पीएच जो है इसको एसिडिटी और बेसिडिटी जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हम मेडिसिन बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन जो हम प्रिपेयर करते हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जो यूज़ होता है, अगर वो एसिडिक होना है तो उसको हमने देखना है, और बेसिक है तो उसको हमने देखना है। इसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसके अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे पास है इंडिकेटर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।